और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है हमलों के बीच। दुबई से एक बड़ी खबर आ रही है कि दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से बंद कर दिया है, ठप हो चुका है और सभी उड़ानें अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी हैं। दुबई एयरपोर्ट की जो स्थिति है वहां पर कई लोग बैठे हुए हैं, तमाम यात्री वहां पर फंसे हुए हैं जो दुबई से बाहर जाना चाहते हैं या दुबई से दूसरे देशों से वापस आए हैं। अगर देखा जाए तो सैकड़ों की संख्या में दुबई एयरपोर्ट पर कई लोग बैठे हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। हालांकि इस बात के संकेत पहले ही दे दिए गए थे कि इस तरह की कुछ स्थिति हो सकती है, लेकिन उड़ानों को स्थगित इसलिए किया गया है क्योंकि जो एयर स्पेस है वो अभी सुरक्षित नहीं है। कभी भी कोई भी मिसाइल कहीं से आ सकती है, कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। विस्तार से चर्चा करेंगे, इस मुद्दे पर समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ एयर कमांडर रिटायर्ड एन.के. मेहता जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो भी मौजूद हैं, एम्बेसडर गौरी शंकर गुप्ता जो कि पूर्व राजनयिक हैं, संजीव श्रीवास्तव विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं गौरी शंकर जी के पास चलूंगा। गौरी शंकर जी, अगर देखा जाए इस तरह की सिचुएशन को, क्योंकि ओमान सहित कई ऐसे लोग हैं जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई यूएनएससी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, कोई बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन अब ऐसी स्थिति में तब जब रॉयटर्स से ये कहा जा रहा है कि साहब ईरान के रक्षा मंत्री की मौत हो चुकी है, 40 बच्चियां जो लड़कियां हैं उनकी हमले में मौत हो चुकी हैं, दोनों तरफ से तल्खियां बढ़ी हुई हैं, क्या कोई संकेत दिखाई देता है या ये आग अभी और भड़केगी? नमस्कार मनोज जी, आपको भी नमस्कार। और सभी को पैनलिस्ट को भी। देखिए, अभी तो आग काफी भड़क चुकी है। हम्म। जो दो डायलॉग जेनेवा में हुए, उसके पहले एक बार ओमान में हुआ, उनके फेल्योर के बाद में मेरे को लगता है ट्रम्प ने पूरा अपना निश्चय कर लिया है कि अब इस रेजीम को वो खत्म करके ही दम लेगा। हम्म। आपने उस उनका आज स्पीच सुना होगा, 7-8 मिनट का लंबा स्पीच था। उसमें उन्होंने इस चीज को बड़ा क्लियर किया है। और अभी आप अपने कनाडा के प्रधानमंत्री भारत में आए हुए हैं। उन्होंने भी मुंबई में बोला है कि ये जो ईरानियन रेजीम है, एक तो ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था, और दूसरा ये पूरी चोरी छिपे पूरा प्रयास कर रहा था कि किसी भी तरह से न्यूक्लियर वेपन इनको मिल जाए। हम्म। तो इन दोनों चीजों को लेकर के ही यूएस और ईरान में बहुत बड़ा मतभेद रहा, और ईरान इन चीजों के ऊपर झुकना नहीं चाह रहा था। और इस चीज को लेके आज सवेरे ये अटैक शुरू हुआ है। अब अटैक करने से पहले अमेरिका ने ये निश्चय किया होगा कि इस बार इस रेजीम को चेंज करना ही है, क्योंकि ये ईरान का वीकेस्ट पॉइंट है। उनके पास इकोनॉमिक पावर नहीं है। काफी हद तक उनके एक्सपोर्ट्स बिल्कुल डाउन है। इकोनॉमिक सैंक्शन कई वर्षों से लगे हुए थे। इंटरनल कलह चल रही है। आपने देखे बड़े डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे ईरान के अंदर पिछले दिनों में। उनमें करीब 15-16 हजार लोग मारे गए हैं। उनको एक्चुअली मारा गया था वहाँ की एयर वो डिफेंस फोर्सेज को द्वारा। तो इन सब चीजों को देखते हुए अमेरिका ने और इजराइल ने सोचा होगा कि ये बेस्ट टाइम है कि ईरान को जो रिजीम है उसको चेंज करें, और यहाँ की जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से ख़त्म करें। और उसी के बाद जो हुती, हमास और हिजबुल्ला का जो बेस ईरान से बनता है, उसको अपने आप वो तबाह हो जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि अभी यूएनएससी की बैठक जरूर होगी। ओमान ने बैठक के लिए रिक्वेस्ट किया है। मेरे को लगता है कि बैठक हो जाएगी आज रात को। लेकिन उसके बाद कोई ऐसा निर्णय नहीं होगा कि युद्ध विराम हो जाए, हम्म। क्योंकि अमेरिका ने पूरा ठान लिया है कि इस बार युद्ध विराम करने से पहले उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को पूरी तरह से खत्म किया जाए, और हो सके तो उन वहां पे रेजीम चेंज हो, जिससे कि ये फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक रेजीम जो है वो और देशों पे कब्जा नहीं करे। जी। इसका जी। एक और कारण मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि ईरान ने इन
गल्फ कंट्रीज के ऊपर, 7-8 कंट्रीज के ऊपर हमला करके गलती की है। अब वो कंट्रीज भी ईरान को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगी, वो अमेरिका के साथ रहेंगी और अमेरिका को पूरा सपोर्ट करेंगी। ये गलती ईरान को नहीं करनी चाहिए थी। और ईरान के पास इतनी मिसाइल ताकत भी नहीं है कि इन कंट्रियों के ऊपर वो कंटिन्यूअस वार करता रहता। लेकिन ये गलती उनसे हो गई है, और इससे पूरे के पूरे खाड़ी के देश हैं वो बहुत नाराज ईरान से होंगे। इसका नुकसान ईरान को उठाना पड़ेगा। जी, एनके मेहता साहब मनोज जी। डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। एनके मेहता साहब, गौरी शंकर गुप्ता जी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ईरान को इस बात को समझना चाहिए था कि अगर इजराइल और अमेरिका एक साथ खड़े हो गए तो वो कहाँ होगा। बावजूद इसके वो अपनी हिम्मत दिखाते हुए अमेरिकी बेस पर, इजराइल के बेस पर हमला कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है। संकेत क्या और दोनों की क्षमता क्या? काले विपरीत बुद्धि। ये जो युद्ध हुआ है, शुरुआत ये सडनली नहीं हुआ। पिछले 2 महीने से तैयारी हो रही है, दोनों तरफ से तैयारी हो रही है। और जो आपने ट्रम्प को देखा होगा, जैसे उनकी सेकंड टर्म शुरू हुई है, वो अपने एक एजेंडा लेके चले थे। उनके एजेंडा में ईरान की रजीम चेंज भी एक हिस्सा था, और उन्होंने करनी ही है। और अभी जो अमेरिका के अंदर जो इंटरनली सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ट्रम्प का एक जाहिर शेर की तरह है, और इतनी सारी डिप्लॉयमेंट करने के बाद वो खाली हाथ वापस नहीं जा सकते। अब बात रही ईरान की, ईरान किस बात के लिए इतना था। ईरान वेनेजुएला नहीं है, ईरान के पास काफी बैलिस्टिक मिसाइल उनकी पावर है, ड्रोन उनकी पावर है। लेकिन मैं हैरान हूं कि ये T20 मैच नहीं है, एक दिन नहीं चलना, खत्म होने वाला। ये तो टेस्ट मैच है जो काफी दिन चलने वाला है। जी। और उसने पहले दिन ही 10 देशों के ऊपर हमला कर दिया, इंक्लूडिंग लेबनान एंड सीरिया। 10 देशों के ऊपर हमला कर दिया सडनली। अगर आपने एक साथ 10 देशों पे हमला करने के लिए 500 से ज्यादा में उन्होंने अपने बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिए। अगर यही 500 बैलिस्टिक मिसाइल खाली इजराइल के ऊपर फायर किए होते, क्योंकि हमला तो आपके ऊपर इजराइल ने किया था, तो उसका इफेक्ट ज्यादा हुआ होता, ये मेरा मानना है। बात रही दूसरी, पिछले 2 महीने से इसराइल में ईरान ये कह रहा है कि हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें क्षमता है, हम अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो सकते हैं। अभी तक तो एक भी मिसाइल एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर फायर नहीं हुआ। तो अगर उसने ये 10 कंट्रीज को नाराज करने की बजाय एफर्ट इसराइल के ऊपर या अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर फोकस किया होता, तो शायद रिजल्ट डिफरेंट होगा। खैर एनीवे, फिर भी ये काम जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इसका मतलब या तो ईरान के पास काफी और असला पड़ा हुआ है, काफी बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और मे भी 1 महीना तक चलने को तैयार है। ये रशिया और यूक्रेन की तरह 4 साल तक नहीं चलेगा, ये 10 या 15 दिन के अंदर अंदर, उससे भी कम समय तक खत्म हो जानी है। और बाकी रही आप जो खुमैनी की स्पीच आने वाली है, उससे जो क्लेम है कि खुमैनी मर गया है वो प्रूव हो जाएगा। हो सकता है ईरान में ये खुमैनी की प्री रिकॉर्डेड स्पीच भी हो, क्योंकि खुमैनी को ये शंका थी, ये उम्मीद थी कि उसको हम मारा जाएगा। तो हो सकता है उन्होंने पहले अपनी रिकॉर्ड स्पीच भी रिकॉर्ड करके दी जो दिखाई जा सके। ये तमाम तरह की ये चीजें मैं संजीव जी के पास आऊंगा, उसके पहले ग्राफिक के जरिए अपने दर्शकों को एक बार समझाना चाहते हैं